एवरीवन, आज हम बेटा इकोनॉमिक्स के फोर्थ लेसन का जो ग्लोबलाइजेशन वाले लेसन का रिमेन पार्ट रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब बात हम इसमें ग्लोबलाइजेशन की कर रहे हैं तो इसमें बात आती है कि वैश्वीकरण है क्या। तो मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि विभिन्न देशों के बीच जो विदेशी व्यापार में तीव्र वृद्धि हो रही है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नियंत्रण बढ़ रहा है और जो एकीकरण की प्रक्रिया चल रही है, इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलापों में वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर जो है व्यापार इसमें शामिल होता है। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में इसमें अधिक विदेशी व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों और उत्पादों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। ये इसकी डेफिनेशन में आप इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा कि विभिन्न देशों के बीच जो परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया जो चल रही है, जो उनके पास बीच में संबंध स्थापित हो रहे हैं, व्यापार हो रहा है, उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। हमने ये देखा है कि पिछले कुछ दशकों से जो आयात निर्यात है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। विदेशी वस्तुओं का इजीली हर आगमन या हमारी वस्तुओं का दूसरे देशों में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका जो प्रचलन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है। वस्तुएं, सेवाएं, निवेश और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम भी है। वह माध्यम है विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन। यानी कि देखो, अच्छी आय, रोजगार और शिक्षा की तलाश में देश के दूसरे देशों में वो जाते हैं या दूसरे देशों के लोग हमारे देश में आते हैं। पिछले कुछ दशकों से अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। फिर बात आती है वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, यानी कि वो कौन से कारक हैं जिससे वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति का वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रेरित किया है। जैसे विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है। इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर एक ये भी कारक है कि वस्तुओं का जो ट्रांसपोर्ट हम करते हैं उसको ऐसे ही हमें उसमें पैक करके लोड नहीं, उसके लिए कंटेनर्स अवेलेबल हैं। इनमें अच्छे से इन वस्तुओं को कंटेनरों में रखा जाता है जिससे वो बिना क्षति के, यानी कि बिना नुकसान के, बिना टूटे फूटे इजीली कहीं तक वो पहुंच जाती हैं। दूसरा इसमें फैक्टर है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की जो बहुत तेज़ गति से परिवर्तित हो रही है, यानी कि जो नई प्रौद्योगिकी होती है बेटा, टेक्नोलॉजी, दूर संचार सुविधाओं जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, फैक्स, इनसे विश्व भर में एक दूसरे के सब संपर्क में आ रहे हैं। दूरवर्ती क्षेत्रों में जो संवाद है, यानी कि वहाँ पर बातें करना इजी हो जाता है और जो सुविधाएं संचार उपकरण द्वारा सुगम हुई हैं, जैसा कि आप देखते हो कि कंप्यूटर का जीवन में जब प्रवेश हुआ था तो इससे इंटरनेट के चमत्कारिक संसार में भी प्रवेश किया है। जहाँ भी कुछ भी आप जानना चाहते हैं उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, सूचनाओं को आपस में बांट सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, वॉइस मेल भेज सकते हैं। तो ये क्या है, इससे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है। हर देश के हर कोने में विश्व के किसी भी लोगों से संपर्क करना बहुत ही आसान हो गया है। लेकिन इसमें कई क्षेत्रों में एक मुख्य समस्या क्या है, देखो इसमें दिखाया भी हुआ है, बिजली की समस्या। यानी कि सारी सुविधाएं हैं लेकिन इस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है कई क्षेत्रों में उसकी समस्या सामने आ जाती है। तो ये कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन इनका आज के टाइम में इतना, इसके भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
ठीक है। अब बात आती है विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। उदारीकरण है बेटा जो भी कड़े नियम और प्रतिबंधों का हटा देना। देखो कोई भी देश अगर बहुत ही कड़े नियम और रिस्ट्रिक्शंस प्रतिबंध लगा के रखेगा तो दूसरे देश की जो कंपनियां हैं या जो विदेशी निवेश है वो उस देश में नहीं आएगा, क्योंकि लोग उस तरफ आकर्षित नहीं होंगे, क्योंकि कड़े प्रतिबंध होंगे। तो इसलिए उदारीकरण की प्रक्रिया जो है यानी कि आसान नियम और शर्तें, तो इससे विदेशी जो निवेश है वो देश में आकर्षित होता है। इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। हम भारत में चीनी खिलौनों के आयात वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौनों के आयात पर कर लगाती है, तब क्या होगा। मान लो जो हमें इतने आसानी से चीन के वो जो सस्ते अच्छे खिलौने इतने कम दामों पर अवेलेबल हैं, अगर सरकार उनके इंपोर्ट करने पर, आयात करने पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देती है तो वो क्या होगा कि जो भी ख़रीदार होंगे या जो भी दुकानदार होंगे उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उससे उन खिलौनों की कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और वो भारत के बाज़ार में सस्ते नहीं रहेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, जब बहुत महंगे हो जाएंगे तो उनका आयात कम हो जाएगा और खिलौना निर्माता, भारत के जो खिलौना निर्माता है वो अधिक समर्थ हो जाएंगे, क्योंकि जो भारत के खिलौने हैं फिर उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। व्यापार अवरोधक क्या होता है बेटा, जब हम हमारी किसी भी देश की सरकार जब व्यापार के लिए कड़े प्रतिबंध लागू कर देती है तो उसे व्यापार अवरोधक कहा जाता है, क्योंकि विदेशी जो निवेश है वो देश में नहीं आ सकता। जो भी चीज़ें आयात की जाती हैं उन पर टैक्स ज़्यादा लग जाता है और वो महंगी हो जाती हैं। इसे अवरोधक इसलिए कहा गया है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकार व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती करने और देश के लिए किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए कर सकती हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार व विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए अनिवार्य माना गया। 1950 और 1960 के दशकों में उद्योगों का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं दे रही थी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1950 के दशक में, तो 1960, 70, 80 तक क्या 90 के दशक तक हमारे देश ने उदारीकरण की नीति नहीं अपनाई। इसका मुख्य कारण था, अगर हम उसी टाइम पर उदारी तो विदेशी कंपनियां बहुत ज़्यादा आ जाती, क्योंकि बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री थे, विकसित देश थे और हमारे देश के उद्योग धंधे डेवलप्ड नहीं हो पाते। तो पिछले 30-40 सालों में 90 के दशक तक उनको अपने उद्योग धंधों को इस स्थिति में लाकर कि वो दूसरे देशों के उद्योगों से प्रतिस्पर्धा कर सके, कंपटीशन कर सकें। उसके बाद हमारी सरकार ने 90 के दशक में उदारीकरण की नीति को अपनाया। भारत में करीब सन 1991 के आरंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए। सरकार ने निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन का समय आ गया है और अब गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए। तो इसलिए जो भी प्रभावशाली इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने भी इसका समर्थन किया और फिर सरकार ने कुछ अवरोधों और प्रतिबंधों की जो हटाया, इसे ही उदारीकरण की प्रक्रिया का नाम दिया जाता है कि जब कड़े अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाया जाता है तो ये प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। फिर बात आती है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक संगठन, इंटरनेशनल संगठन ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें भारत में विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया। ठीक है, इन संगठनों का मानना है कि विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक होते हैं। यानी कि WTO है, ये एक संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है, लिबरल बनाना है कि जो इंटरनेशनल लेवल पर सभी देश
उदारीकरण की नीति अपनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन हो सके। विकसित देशों की पहल से शुरू किया गया यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जो भी रूल रेगुलेशन है वो WTO बनाता है और देखता है कि इन नियमों का पालन हो। जुलाई 2016 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में विश्व में लगभग 165 देश WTO के सदस्य हैं। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु व्यवहार में देखा गया है कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधक, वैसे तो WTO जो है वो सभी को उदारीकरण, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है जिनका बहुत ज़्यादा दबदबा है वो अपनी मर्जी से अपने देशों में कुछ ना कुछ ऐसे अवरोधक पैदा कर देते हैं जिससे विकासशील देश वहाँ पर ज़्यादा लाभ नहीं कमा पाते। भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है ये पढ़ेंगे अब हम। दो ही टॉपिक रह गए हैं, इसको आज ही क्लियर कर देते हैं। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, पिछले कुछ दशकों में हमने वैश्वीकरण का भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। जो वैश्वीकरण और उत्पादक स्थानीय विदेशी दोनों के बीच एक कंपटीशन, जो उपभोक्ताएं हैं, कंज्यूमर हैं, उनसे एक जो शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को बहुत अधिक लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं, यानी कि देखो जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ा तो अन्य देशों की जो भी ब्रांडेड, देखो एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन, जैसे आप मोबाइल फ़ोन देखो, जब स्टार्टिंग में कितने आपको इसकी वो मिलती थी, लेकिन अब आपके पास कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप कौन सी कंपनी का ख़रीदते हो, कितना G खरीदते हो, कि ये सारे मतलब कि बहुत ज़्यादा जो विकल्प हैं हमारे पास वो बढ़ गए हैं वैश्वीकरण के कारण, ठीक है। और गुणवत्ता भी बढ़ी है, यानी कि उसके किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा है ताकि वो जो वैश्विक बाज़ार हैं उसमें कंपटीशन का सामना भारतीय उद्योग भी कर सकें। विगत 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है, जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों के उद्योगों जैसे सेल फोन, मोटर गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादकों, ठंडे पेय पदार्थों, जंक फूड, इन सब की निवेश में विशेष रुचि दिखाई है। और जो उत्पादकों के अधिकांश जो खरीदार संपन्न वर्ग के लोग हैं, इन उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं और जो कच्चा माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली जो स्थानीय कंपनियां थी वो समृद्ध हो गई हैं। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए क्या क्या, यानी कि इसमें श्रम कानूनों में लचीलापन, श्रम कानूनों में लचीलापन से अभिप्राय है बेटा कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए हमारी सरकार ने क्या क्या, यानी कि ऐसे कानून कि जो नियोक्ता की पसंद पर निर्भर हो। ऐसा नहीं है कि ऐसे कठोर रूल्स बना दिए जाएं जिससे विदेशी कंपनियों को उनको फॉलो करना मुश्किल हो जाए, तो उनको लचीला बना दिया गया है, यानी कि फ्लेक्सिबल, यानी कि उसमें वो बहुत ही इजीली चेंज कर सकते हैं। जैसे मज़दूरों की जो सैलरी है या जो भी अलाउंसेस है वो फिक्स करना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। दूसरा इसमें आता है कि जो अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं, यानी कि कंपटीशन बढ़ा है तो भारत की कंपनियां भी उससे उनको भी प्रॉफिट हुआ है। नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया है और उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया है, यानी कि जो प्रोडक्शन के जो स्टैंडर्ड्स थे उनको ऊंचा उठाया है और विदेशी कंपनियों के साथ उनसे सफलतापूर्वक लाभ अर्जित करने के लिए वो इस काम में लगी हुई हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग्य बनाया है वैश्वीकरण ने। जैसे टाटा मोटर्स है, इन्फोसिस है, रैनबैक्सी है, एशियन पेंट्स हैं, ये सब क्या है, ये भारतीय मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिसकी विश्व स्तर पर अनेक कंट्रीज़ में ब्रांचेस चल रही हैं। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियां, विदेशकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए भी अनेक नए अवसर जो है क्रिएट किए हैं। फिर आ जाता है बेटा कि इसमें बढ़ती हुई प्रतियोगिता की जो है कंपटीशन बढ़ रहा है, रोज़गार बढ़ रहे हैं और लोगों के जो स्टैंडर्ड है, स्टेटस है, वो बढ़ रहा है। फिर बात आती है न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष, यानी कि जो विकसित देश हैं वो अपनी पॉलिसीज़ को लागू करने के लिए, वो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, वो अपनी उसको लागू करने के लिए विभिन्न उसका मतलब एक तरह से दबाव बनाते हैं। तो वैश्वीकरण को न्याय संगत कैसे बनाया जाए यह सभी के लिए उचित अवसर प्रदान करें, तो इसके लिए हमारी सरकार को या एक अंतर्राष्ट्रीय जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। सरकार इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसकी नीतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। सरकार द्वारा किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में पढ़ा है। जैसे सरकार यह निश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो, श्रमिकों को अपने अधिकार मिले, ठीक है, कार्य निष्पादन में सुधार हो, प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम हो जाएं ताकि हम, और यदि ज़रूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधकों का भी उपयोग कर सकती है ताकि जो विकसित देशों का जो वर्चस्व है, यानी कि वो अपना जो कंट्रोल बनाए रखना चाहते हैं विकासशील देशों से के लिए, तो उसके लिए सभी जो भी डेवलपिंग कंट्री हैं, विकासशील देश हैं, उन सबको मिलकर अपने हितों के लिए आवाज़ उठानी होगी, लड़ना होगा। हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा कि जो विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है विकासशील देशों के जो भी संगठन हैं उन्होंने, और वैश्वीकरण के संघर्ष में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो ये लेसन कंप्लीट हुआ बेटा, आप इसको डिटेल में पढ़ोगे और सैटरडे की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें आप अपने डाउट्स क्लियर करोगे। ओके।